जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि आज से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करी गई है दोस्तों। ये क्लास आपकी रात 9 बजे से शुरू हुई है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये क्लास के बारे में दूसरों को पता चल जाए कि न्यू डायमंड क्लासेस पे फिर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेस्ट के तौर पे आपको ये क्लास कराई जा रही है। 25 क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है, 25 क्वेश्चन ऐसे मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, जैसे आप पेपर देते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है, यहाँ पर आपको जांचना है यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। आप धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको जिस टॉपिक में दिक्कत होगी उस टॉपिक को यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप उस टॉपिक में अच्छा हो सके और आपको पता चल सके कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हमारी पहली क्लास है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। एमपीएसआई में आप लोग हिंदी के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग, मैंने इसको 2 भागों में बांटा है, ध्यान रखिए। पार्ट ए और पार्ट बी में इसको डिवाइड कर रखा है। अभी आप लोग पार्ट ए पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको पता चलते जाएगा कि पार्ट ए क्या है और पार्ट बी क्या है। हिंदी को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड करा है ताकि आप सारे क्वेश्चन कर सके और सारी चीजें आपको पता चल सके। चलिए, तो मैं आगे चलता जाता हूं, फिर हम बताते जाते हैं कैसे क्या मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, तो पहले प्रश्न जैसे यहां पर आपसे पूछा गया है कि पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्यंजन होते हैं यहां पर। अब आपको सीधा ये प्रश्न मिलता है, यहां पर 33 होते, 37, 40, 38, कितने यहां पर व्यंजन होते हैं आपको ये बताना है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, देखिए स्वर और व्यंजन होते हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं। ये वर्णमाला से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, टॉपिक आपके सामने जैसे ही आएगा, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे व्यंजन से क्वेश्चन आया, यानी कि ये वर्णमाला से क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया था आपसे 2017 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, टॉपिक के नाम के साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि ये टॉपिक किस जगह से ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। उससे आप समझ जाएंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपसे व्यंजन पूछे गए हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो व्यंजन यहाँ पर कितने होते हैं? 33 होते हैं यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको हर जगह अलग अलग तौर से मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि वो अलग अलग क्यों होते हैं। पहली बात तो हमको 33 यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। ठीक है, व्यंजन होते हैं यहाँ पर 33 होते हैं। तो पर ये 33 कब होते हैं इस बात को भी आपको जानना। ये 33 कब होते हैं? परंपरागत यहाँ पर परंपरा तौर से यहाँ पर जो चले आ रहे हैं यहाँ पर, वो 33 होते हैं यहाँ पे। ठीक है, परंपरागत के रूप में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको 33 मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस रूप से आपको परंपरागत से रूप से आपको 33 मिलेंगे, जो कि आपके का से लेके हा तक यहाँ पर आपका होता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, का से लेके हा तक होते हैं। अगर आप हिंदी व्यंजनों की संख्या पूछेंगे तो वो 39 होती है। ध्यान रखें, किसकी संख्या पूछेंगे अगर आप? ठीक है, हिंदी व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाएगी अगर। ठीक है, व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाएगी तब आपको क्या जवाब देना है? तब आपको 39 देना है यहाँ पर। इस बात को नोट कर लीजिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी बाकायदा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप बस फोकस करिए, क्योंकि पीडीएफ के अंदर ये कंटेंट नहीं लिखा होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर 33 यहाँ पर आपके परंपरागत रूप से जो है यहाँ पर वो का से लेके हा तक होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 39 यहाँ पर जो बताए गए हैं आपको यहाँ पर हिंदी व्यंजनों की संख्या। यहाँ पर मैं आगे चलूंगा तब आपको और बताऊंगा हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संख्या आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया है यहाँ पर कि संयुक्त व्यंजन की संख्या यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। ये भी हमारा वर्णमाला से क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 होती है, 4 होती है, कितने होते हैं यहाँ पर? तो आप लोग सभी जानते हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन यहाँ पर, ठीक है, कौन से 2 व्यंजनों के मेल से यहाँ पर बनाया जाता है, इसको संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं आपके। ठीक है, 4 होते हैं यहाँ पर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 4 कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? देखिए इसी तरीके से याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्षत्रिय वाला आपको शा लिखना है। ठीक है, श्र हो गया, पित्रा हो गया आपका। ठीक है, त्रा भी होता है आपका। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर होता है, यहाँ पे श्री यहाँ पर होता है श्र। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर होता है ज्ञा से ज्ञानी का। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 4 तरीके के आपके यहाँ पर संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिया है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, 4 होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग
हमने अभी वर्णमाला से क्या पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है 39 यहाँ पर हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या होती है। 4 आपके सामने आ चुके हैं यहाँ पर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, संयुक्त कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है 4 यहाँ पर आ चुके हैं, तो 4 माइनस कर लीजिएगा इसमें से, संयुक्त यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह आपको बताना है। देखिए यहां पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से विराम चिन्ह, आपको पता है एक प्रश्न विराम चिन्ह से आता है, ठीक है। अगर आपने रिसेंट में अभी कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वर्णमाला से क्वेश्चन, विराम चिन्ह से क्वेश्चन, अलंकार से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा यहां पर नहीं है, यानी कि गलत है एक तरीके से वो, यहां पर ऐसा कोई आपका विराम चिन्ह होता नहीं है। विराम चिन्ह क्या होते हैं हमारे, एक तरीके से आपको हर चीज को बताने वाले, यानी कि जैसे कोष्टक होता है हमारा, ठीक है, ये एक विराम चिन्ह है, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं जो, ये हमारा कोष्टक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया समाप्तिक बोधक यहाँ पर, अब ये नाम से ही हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। समाप्तिक बोधक यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे क्रॉस करके आप लगाते हैं, या फिर ये आप ऐसे या डैश 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 करके लगाते हैं, तो ये हमारा समाप्ति बोधक, यानी कि हमारी यहाँ पर चीजें समाप्त हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। एक आपको लग रहा होगा पहले में और चौथे में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो फोर्थ वाला भी यहाँ पर आपका ये हंस पद चिन्ह जो होता है आपका, इसको हम त्रुटि चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर ध्यान, त्रुटि बोधक चिन्ह जो होता है, ये एक नया क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 2018 में ही ये प्रश्न पूछा गया है, कनिष्ठ आपूर्ति जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ध्यान रखिएगा। हंस पद यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है चिन्ह जो होता है, ये त्रुटि बोधक चिन्ह होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर हंस बोधक, यहाँ हंस पद चिन्ह और त्रुटि बोधक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। आप इसको विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अलग अलग जगह पे यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम में ये चीजें लिखकर मिलेगी। स्मरण चिन्ह भी कहते हैं, विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं इसको, ठीक है। हम जैसे कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे मैं कुछ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, जैसे लिखा मैंने कि करण ने, ठीक है, कुछ भी लिखना चाह रहा था और मैं कुछ भूल गया यहाँ पे लिखना, तो त्रुटि बोधक यहाँ पे लगा देते हैं हम, तो यहाँ पर उसको हम क्या और क्या कहते हैं, यहाँ पे हंसपद चिन्ह भी कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे उपयोगिता बोधक यहाँ पे चिन्ह जो दिया है, ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग ऐसा बाद में कमेंट मत करिएगा कि सर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बताते हैं, देखिए बताना पड़ता ही है, ठीक है। नहीं तो ऐसे प्रश्न तो आप भी घर में लगा सकते हैं, ठीक है। मेरा काम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही है, नहीं तो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, उसमें एटलीस्ट आपको समझ में तो आए कि उसमें चल क्या रहा है यहाँ पर। तो ये टॉप क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, हमारा संधि विच्छेद से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अभी आपका वर्णमाला हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन आपके वर्णमाला के हो गए, विराम चिन्ह के हो गए, अब आपके यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर संधि विच्छेद से यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे संधि प्लस छेद होगा, संधि प्लस छेद होगा या संधि, इसके तो नियम होते हैं। देखिए आप लोगों को सीधे इसके रूल याद है, जैसे इंग्लिश में रूल याद करते हैं हम, वैसे आपको इसको रूल याद करने होंगे। मैं जैसे जैसे आपको नोट कराता जाऊंगा, आपको रूल याद करने हैं यहाँ पर। देखिए आपसे कोई टॉपिक नहीं बनेगा, मैं अभी आपके सामने के ये बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा हूँ मैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपको वो टॉपिक मैं बिल्कुल क्लियर कराऊंगा, ठीक है। पूरा उस पर्टिकुलर उस टॉपिक पे, चाहे वो अलंकार हो, रस हो, छंद हो, समास हो, कोई सा भी टॉपिक हो, संधि विच्छेद हो, मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कराऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन डेली क्लास इसकी अटेंड करिएगा, ताकि आपको ये पता चले आपको क्या नहीं आता है। चलिए इसमें यहाँ पर संधि छेद यहाँ पर आपसे पूछा गया, यहाँ पर देखिए हमेशा हमसे ध्यान रखिएगा, कभी भी संधि विच्छेद पूछा जाए, या तो आपको रूल याद है तो सबसे पहले तो यहाँ से चेक कर लीजिए, आप ऐसे चेक कर लीजिए, अगर आपको चेक करना आता है फटाफट, नहीं आता है तो मैं जो बता रहा हूं उस नियम को आप फॉलो करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये दिया हुआ यहाँ पे संधि छेद, यहाँ पर आपको सेंटर वर्ड में यहाँ पर आपको मार्क कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप मार्क करेंगे आपको यहाँ पर रूल याद रखना है, जैसे ही आपको रूल पता होगा आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर नियम लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर एक नियम होता है यहाँ पर कि ह्रस्व स्वर जितने होते हैं यहाँ पर, हमारे ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ह्रस्व स्वर हो गया हमारा, रूल बता रहा हूं मैं आपको, नोट कर लीजिएगा, यह आपका आ हो गया यहाँ पर। इसके साथ अगर छा का प्रयोग होता है यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद अगर छा आता है, यानी छा संबंधित नियम है यहाँ पर, तो हमारा क्या होता है, ये नियम मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। अब कैसे सही होगा, ये नियम मैं आपको यहाँ बता चुका हूं, ठीक है। क्या होगा, ह्रस्व स्वर मैं आपको बता देता हूं, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, आ होते हैं, ई होता है, ठीक है, छोटा ऊ होता है और री होता है, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं यहाँ पर। अब आपने देख लिया यहाँ पर कि ई लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप छा दिख रहा है आपको, ठीक है, छा के छा नियम दिख रहा है यहाँ पर,
छा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ये आप जब दोनों के भाई हुए यहाँ पर साथ में, तब आपको इनके दोनों के मेल से चा लगाना होता है यहाँ पर, ठीक है। आधा चा यहाँ पर आपको लगाना होता है। ये ऐसी के ऐसी उतर कर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे के ऐसे ही उतर कर आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बस अब इसी से ये नियम से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आप संधि विच्छेद करना था और जो ही विच्छेद यहां पर होगा, अगर आप ये नियम जानते होंगे तो आप ये सीधे लगा सकते थे। यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, जो भी वर्ड दे यहां पर आपको उसके सेंटर में पॉइंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रूल पे है, अगर किसी को नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लेनी। अगला प्रश्न आपके में अनुच्छेद से आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इसका विच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर नियम क्या कहता है, यहाँ पर आपको एक ह्रस्व स्वर बोलिए या फिर आप सीधे ऐसे नोट करके लिख लीजिए, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया, ठीक है। री के साथ में आ लेना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा छा आता है, ठीक है, इन ये नियम ये कहता है कि ये जो मात्राएं हैं हमारी, इसके बाद अगर छा आता है तो ये दोनों हमारे किस में बदल जाते हैं, चा में बदल जाते हैं। और यहाँ पे जो भी लिखा होगा ये इसी तरह उतर जाएगा, और यहाँ पे ये जो भी लिखा होगा ये इसी तरह उतर जाएगा। ये नियम यहाँ पर ये कहता है आपको, ठीक है। अब जब यहाँ चा हमको मिल गया तो आप ये समझ गए, इस चा को यहाँ से हटा देना है हमें और अनुप्लच्छेद कर देना है। हमें क्या मिल गया यहाँ पर, पहला ऑप्शन यहाँ मिल गया, ए ऑप्शन यहां पर मिल गया। अगर कोई भाई चाहता है कि पेपर में उससे संधि विच्छेद से कोई क्वेश्चन ना छूटे तो साइड में कॉपी में कोने में रूल लिख ले, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को लेने वाला हूं सिलेक्टेड क्वेश्चन, ताकि आप सारे रूल को कवर कर सके। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये आपका व्यंजन संधि का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कौन सा संधि है इसके अंदर, तो आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है यहां पर, ठीक है। व्यंजन संधि का नियम मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पंचवटी में यहां पर निम्न में से कौन सा समास है। यहां पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, स्टार बना के लिख लीजिएगा। ये ऐसा कोई सी शिफ्ट ना हो, पेपर ना हो जिसमें ये प्रश्न आपसे ना पूछा जाए, ठीक है। हमेशा आपसे पूछेगा ये प्रश्न, ये बात आपको ध्यान रखना है। पंचवटी में यहां पर कौन सा समास होगा आपको बताना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपके एक बार कमेंट देख लेता हूं। चलिए यहां पे कर्मधारय समास कह रहे हैं यहां पर, तो कर्मधारय समास नहीं होगा, ठीक है। देखिए पंचवटी में यहां पर आपका यहां पर देखिए, अभी समास में हमने इतनी बात जानी है कि यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर दो पदों से काम होता है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा पद प्रधान होता है यहाँ पे, प्रधानता के आधार पे बात होती है यहाँ पे। देखिए प्रधानता यानी कि यहाँ पे पूर्व पद है या उत्तर पद है, तो पूर्व पद और उत्तर पद आपको अभी ध्यान नहीं रखना, पहला पद और दूसरा पद यहाँ पर। तो देखिए आपको यहाँ पर पंचवटी यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 5 वाटों के समूह की बात हो रही है। तो पहला पद यहाँ पर जो दे रहा है यहाँ पर 5 यहाँ पर दिख रहा है आपको, 5 यहाँ पर साउंड कर रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। 5 यहाँ पर आपको साउंड कर रहा है। अब आपको एक ध्यान रखना है कि आपका ये जो उत्तर है यहाँ पर, उत्तर यहाँ पर आपका द्विगु समास है। द्विगु समास की डेफिनेशन ये कहती है कि यहाँ पर पहला पद यानी कि जो मैंने पहले पद की बात करी है, ये हमेशा संख्यावाचक होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संख्यावाचक होना चाहिए। तो यहां पर 5 हमको मिल गया है, द्विगु समास की डेफिनेशन मिल गई है हमको, ठीक है। संख्यावाचक होना चाहिए, इस वजह से मैंने पहला डी उत्तर टिक कर दिया। पंचवटी में कौन सा समास होता है, तो द्विगु समास होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचवटी में द्विगु समास। अब आपसे जब भी कोई सी संख्या पूछे, यानी आपसे पूछे त्रिलोचन पूछे, पंचमुखी पूछे, ठीक है, यहाँ पर चौमासा पूछे, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर द्विगु समास लगाएंगे, क्योंकि संख्यावाचक उसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न के पर। एमपीजीके की क्लास कल ही हुई थी, यहाँ पर कल की क्लास देखिए, एमपीजीके की कल हुई थी। चलिए राधा कृष्ण में आपसे पूछा गया है कौन सा समास होता है। एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट यहाँ पर मैं आपका क्लियर कर दूंगा आज, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर देख लिया होगा कि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और योजक चिन्ह के हिसाब से आप आंसर मार देंगे, बिल्कुल मत कर दीजिएगा, पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए योजक चिन्ह देख के टिक मत करिएगा, इसके बारे में पता करिएगा कि ये क्यों होता है, योजक चिन्ह पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपसे आज की डेट में ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं।
अब पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो गया है, तो आपको भी थोड़ा अच्छे हिसाब से सोच के पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे राधा कृष्ण यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि राधा कृष्ण में आपका यहाँ पर द्वंद्व समास होता है यहाँ पर, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, द्वंद्व समास यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए द्वंद्व समास के बारे में मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूं अभी के लिए। 2 पॉइंट क्या बता देता हूं, एक आपका ये कि विलोम होना चाहिए, ठीक है, ये आपका द्वंद्व समास में आता है। एक आपका विलोम होना चाहिए, यानी कि जिसके भी विलोम होते हैं, यानी कि अगर किसी की विलोम की बात कर लो, यहाँ पे रात दिन की बात मैं करूं अगर, तो रात दिन एक दूसरे का विलोम है यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारे द्वंद्व समास होता है इसके अंदर, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूरक की बात करेगा, यहाँ पर जब आपसे क्या बोलेगा, पूरक की बात करेगा यहाँ पर, तो ध्यान रखेगा जब भी पूरक हो, यानी अब देखिए राधा कृष्ण यहाँ पर एक दूसरे के पूरक है यहाँ पर, ठीक है, शिव पार्वती एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, सीताराम यहाँ पर एक दूसरे के पूरक है, तो यहाँ पर वो द्वंद्व समास में आते हैं यहाँ पर। तो क्या हो गया यहाँ पर, विलोम हो गया हमारा और पूरक हो गया, ये दोनों अगर आते हैं तो ये द्वंद्व समास में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको हिंदी बताई जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको आता है तो एडवांस क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें और दिमाग लगाइएगा आप। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग होता है, यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर आपको बताना है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय होता है, उससे भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है यहाँ पर। तो उपसर्ग यहाँ पर शब्द के आरंभ में यूज होता है, शब्द के मध्यम में यूज होता है। तो सीधी बात है यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय यहाँ पे यानी कि यूपी आपसे बात करेगा, यू यानी कि उपसर्ग, तो ये आपके शब्द के प्रारंभ में यूज होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है, यहाँ पर शब्द के प्रारंभ में यूज होता है यहाँ पर उपसर्ग। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रत्यय क्या है यहाँ पर, प्रत्यय यहाँ पर आपको बताना है क्या है। प्रत्यय क्या मूल शब्द होता है, प्रत्यय आपके शब्द के पीछे लगता है, ध्यान रखिएगा, शब्द के क्या लगता है, पीछे लगता है। पीछे अभी हमने उपसर्ग देखा आगे लगता है, प्रत्यय आपका पीछे लगता है। ट्रिक अगर कोई भूल जाता है तो यूपी ध्यान रखिएगा, यूपी हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी बोलिएगा, और यू यानी कि क्या हो गया, आगे लगा रहता है यानी कि उपसर्ग, और प्रत्यय यानी कि पीछे लगा रहता है, ठीक है, ऐसा याद रखने के लिए। शब्द के आरंभ में होता है यहाँ पर, वो उसका हो गया हमारा उपसर्ग का। प्रत्यय की बात करें या तो ये शब्द का क्या होता है, अंश होता है। यहाँ पे जब आखिरी में लगा रहता है वो शब्द का क्या होता है, अंश होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रत्यय क्या है, ये शब्द का अंश होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वाक्य का अंश नहीं होता है ये, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, आप इसको लगा सकते हैं टिक यहाँ पर, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर जो आपको दिया गया है प्रश्न, यहाँ पर अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए हर टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक का। अगर आप हिंदी की बात मानेंगे, अगर आप ARI की बात अगर करते हैं तो 17 नंबर की हिंदी आती है उसमें, तो 17 में से आप पूरे 17 लिखा सकते हैं अगर आप इस सीरीज को लगाते चलेंगे तो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अलंकार में कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार होता है आपका, ठीक है, शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है आपका, और आपका आता है यहाँ पर तीसरा होता है अभय अलंकार। यहाँ पे उभय अलंकार यहाँ पर होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, उभय अलंकार यहाँ पर होता है। यहाँ पर 3 प्रकार के अलंकार होते हैं यहाँ पर, जो कि शब्द, अर्थ और उभय। उभय जो होता है आपका शब्द और अर्थ के मेल को ही कहते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार किसे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, अलंकार का एक टाइप है यहाँ पर, जैसे हमने शब्द अलंकार पढ़ा है, शब्द अलंकार के जितने प्रकार होते हैं, फिर अर्थ अलंकार के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, ये उन्हीं के अंदर आते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न आपसे ग्रुप थी यहाँ पे लेटेस्ट बार यहाँ पे 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। अभी हम लोग पटवारी के पेपर जैसे रिलीज होंगे, हम लोग पटवारी के पेपर में देखेंगे कि वो प्रश्न क्या है यहाँ पर। तो वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। 2 आपके कौन से प्रकार के होते हैं, एक होता है काकू वक्रोक्ति अलंकार, यहाँ पर एक होता है काकू, ठीक है, एक होता है काकू और दूसरा होता है यहाँ पर श्लेष, ठीक है, एक होता है काकू और एक होता है श्लेष। यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, देखिए उससे कंपैरिजन मत कर दीजिएगा, जो एक शब्द अलंकार में आपका होता है श्लेष अलंकार, ठीक है, उससे कंपैरिजन मत कीजिएगा। श्लेष काकू, श्लेष और काकू ये दोनों अलग है, वक्रोक्ति अलंकार के अंदर आते हैं यहाँ पर,
चलिए 2 होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नहीं होते हैं, किसी ने 3 भी जवाब दिया है। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जिस प्रीवियस ईयर की बुक से पढ़ेंगे उस बुक में ये क्वेश्चन आपको गलत मेंशन मिलेगा, ठीक है। तो छंद, यहां पर छंद से प्रश्न आ गया है यहां पर, ठीक है। यहां पे कृषा जी यहां पर बिल्कुल हेलो यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया यहां पे छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आपको इसका उत्तर देना है यहां पर। तो छंद यहां पर आप ध्यान रखिएगा, आपके 3 प्रकार के होते हैं यहां पर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के छंद होते हैं यहां पर। आप लोगों ने अभी प्रश्न देखे होंगे, नए नए प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिले होंगे यहां पर अभी पटवार के। एक होता है मात्रिक छंद आपका। छंद के सारे प्रश्न कराऊंगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये आपके ऑब्जेक्टिव लगा दिए कि कितने होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरी तरीके से करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रश्न लगवा दिए, पूरी हिंदी जिस हिसाब से प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरा सिखाऊंगा और टॉपिक भी सिखाऊंगा। ये आपको मिक्स, ये क्लास हमेशा करनी है आपको। पार्ट ए चल रहा है अभी हमारा, पार्ट बी का सेक्शन भी आपको करना है। हिंदी में आपको टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। मात्रिक छंद यहां पर हो गया आपका। एक होता है वार्णिक छंद होता है यहां पर आपका, ठीक है। वार्णिक छंद हो गया, एक था, ठीक है। वार्णिक छंद हो गया, मात्रिक छंद हो गया, और आपका एक तीसरा होता है यहाँ पर मुक्त छंद, मुक्तक छंद यहाँ पर इसको कहा जाता है, ठीक है। हमें कभी कभार कुछ लोग 2 यहाँ पे देते हैं, तो हमको 2 को टिक नहीं करना है, हमको 3 को ही करना है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपके सामने लिया। मात्रिक छंद होता है, वार्णिक छंद होता है, और मुक्तक छंद यहाँ पर आपके होता है। 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पटेल, यहाँ पे कृषा पटेल जी यहाँ पर बिल्कुल हिंदी आपको बिल्कुल कराई जाएगी, बस आपको लगातार और रेगुलर बेस पे बने रहना है क्लास में। छंद के कितने भेद होते हैं यहाँ पर, इस क्लास को सभी लोग करिएगा, चाहे जिसको आता है जिसको नहीं आता है, इस क्लास को सभी लोग करिएगा, क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन है और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। एक एक प्रश्न मैंने आपके लिए छांट के बनाया है ये पीडीएफ, ठीक है। तो इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। छंद के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा गया यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, भेद पूछा गया है यहाँ पर, जिसे आप चरण भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 भेद यहाँ पर होते हैं यहाँ पर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। छंद के कितने भेद होते हैं? 4 भेद, 4 चरण भी कह सकते हैं आप, जैसे आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा मैं आगे बताऊंगा, ऐसे 4 होते हैं, ठीक है। 2 विषम होते हैं, 2 सम होते हैं यहाँ पर। ये हमारे विषम हो गए, विषम चरण हो गए, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गया, ये सम चरण हो गए यहाँ पर। ऐसे तरीके से पंक्ति आपकी लिखी रहती है, 2 पंक्तियों में लिखा रहता है, जिसमें से 4 पद आपके यहाँ पे भेद दिए रहते हैं, 4 भेद चरण दे रहते हैं आपके छंद के अंदर। चलिए गिनना भी सिखाऊंगा मैं आपको, लघु और यहाँ पर लघु सिखाऊंगा, दीर्घ सिखाऊंगा, दोनों। संचारी भाव आपको पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। संचारी भाव कितने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। संचारी भाव वो होते हैं जो हम सबके अंदर होते हैं यहाँ पर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये सारे संचारी भाव में आते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग यूपी के एग्जाम की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यूपी के एग्जाम में यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो अभी हमारे रिसेंट में यूपी साइड से ही क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये संचारी भाव हमारे, ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, व्यभिचारी भी यहाँ पर भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो बोले हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। संचारी भाव को आप क्या कह सकते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं यहाँ पर। 33 होते हैं, बहुत ही बढ़िया उत्तर यहाँ पर 33 होते हैं यहाँ पर। 33 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। हंसना, रोना, गाना, सोना, उठना, ये डरना, ये जितने भी होते हैं ये सारे संचारी भाव होते हैं यहाँ पर। ये सारी बातें आ गई है कि कितने टाइप के होते हैं, 33 तरीके के होते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रस के अंग यहां पर आपसे पूछा गया, यहां पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। आपसे पूछेगा, अंग पूछ लिया है उसने कि रस के अंग कितने होते हैं, रस के भाग पूछ लेगा आपसे, भाग कितने होते हैं, अवयव पूछ लेगा आपसे। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ये फाइल नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अवयव यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, देखिए मतलब सही जवाब है कि अवयव भी बोला जाता है। तो रस के अंग यहाँ पर आपसे पूछे गए, भाग पूछा गया, ये अवयव पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन सेम ही है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, 4 होते हैं यहाँ पर, बिल्कुल 4 तरीके के होते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर मैं 4 की बात करूँ यहाँ पर तो मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ। जैसे हमने संचारी भाव तो एक देख लिया, वो एक भाग हमारा हो गया, अंग हो गया, 33 होते हैं जो हमारे। एक होते हैं हमारे स्थाई भाव, यहाँ पर स्थाई भाव होता है यहाँ पर, ये भी हमारा एक भाव होता है। बचे 2 भाग, वो मैं आपको आगे वीडियो में और बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 2 मैं आपको बता चुका हूं, याद भी तो रहना चाहिए ना। संचारी भाव हो गया, स्थाई भाव हो गया। स्थाई भाव हमारे 9 होते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब आगे बताऊंगा मैं 9 और 11 का डिफरेंस, ठीक है। अभी 9 ध्यान रखिए आप। स्थाई भाव आपके 9 होते हैं, स्थाई भाव, संचारी भाव, और 2 अंग और होते हैं इसके, हम आगे उनको देखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए, यहां पर देखिए, अगर आप लोग इसको रट लीजिएगा, मैं आपको आप बता रहा हूं, इस शब्दावली को आपको रटना है। शब्दावली में आपके क्या है, वही पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ठीक है, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। हर क्लास में मैं हिंदी के लिए आपके लिए शब्दावली लेकर आऊंगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे लिखा रहेगा ताकि आपको पीडीएफ में ये पता रहे कि ये प्रश्न यहां से शब्दावली शुरू हुई है। ये आपको रटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नींद में भी याद रहना चाहिए, ठीक है। रटना है मतलब रटने का ही बोल रहा हूं मैं आपको, ऊपर वाले तो मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। चलिए, एमपीजीके की क्लास कल हुई थी, आप एमपीजीके की क्लास भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सी क्लास हुई थी एमपीजीके की। चलिए, निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। देखिए, वर्तनी वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, जो हिंदी मीडियम से होते हैं उनको पता होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि वर्तनी एक्चुअली में होता क्या है। वर्तनी स्पेलिंग को कहा जाता है, आपसे हिंदी में वर्तनी के नाम से कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। अभी कल ही एक क्लास शुरू हुई है यहाँ पर एमपीजीके जीके जीएस की, तो आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, मैं डेली क्लास शेयर करता हूं उसके ऊपर। अभी भी ये जैसे क्लास में मैं आया था यहाँ पर तो मैं शेयर करके आया हूं। तो वर्तनी यहाँ पर आपसे कलेश होता है, क्लेश होता है, कलेश होता है, क्लेश होता है, क्या होता है यहाँ पर आपको उत्तर देंगे। देखिए, क्वेश्चन भी मैंने बहुत दिमाग से आपके लिए, ये मैंने बनाया नहीं है, पहली बात तो ये मत सोचिएगा कि मैं घर से बना के लेकर आ गया हूँ, टाइप बली किया है, पर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है आपके लिए, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया उत्तर यहाँ पे देखने को मिला है मुझे, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपके यहाँ पे, ठीक है। कलेश यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे आधा का आएगा इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर संधि विच्छेद भी आपको मैं सिखाऊंगा, वर्ण विच्छेद भी यहाँ पर दिखाऊंगा, शब्दों को जो विच्छेद करते हैं ये भी मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा, इससे भी एक प्रश्न देखने को मिलता है आपको। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 17 नंबर पूरे दिला के रहूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नया प्रश्न, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची होता है? नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। चलिए, आपको बताना है दैत्य का। शब्दावली पूरी रट लीजिएगा, जितने में शब्दावली आपको कराऊंगा, ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा, आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हम जनरली शब्दावली पढ़ के नहीं जाते हैं पेपर में, सोचते आता है हिंदी है, आता ही होगा। चलिए, तो यहां पर बताइए दैत्य का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है। देखिए, इससे आपको दैत्य का पर्यायवाची याद हो जाएगा कि दैत्य का पर्यायवाची इनमें से कौन से है, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, राक्षस हमको पता है यहाँ पर कि राक्षस दैत्य का पर्यायवाची होता है। दानव भी होता है यहाँ पर। निशाचर यहाँ पे जो रात में विचरते हैं, ठीक है, दैत्य उसी का यहाँ पर पर्यायवाची होता है। निशाचर भी आपका क्या होता है यहाँ पर, पर्यायवाची होता है यहाँ पर। तो दैत्य यहाँ पर कितने, तीनों हो हमारे यहाँ हो गए, तीनों हैं, ठीक है। भूसुर यहाँ पर जो होता है सी ऑप्शन, ये आपका दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पे मनोरमा जी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आपके लिए आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर रूख यहाँ पर, ठीक है, ये बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। रा में बड़ी ऊ की मात्रा लगती है रू, ठीक है, और छोटी ऊ की मात्रा में ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग आपको बताना है यहाँ पर कि रूख यहाँ पर पर्यायवाची होता है। यहाँ पे विटप होता है, प्रसून होता है, ठीक है, तड़का होता है या हैरब होता है। यहाँ पर क्या होगा इसका रौदा? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके लिए नए वीडियो आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, नई क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है। पुरानी भी देखिए, नई भी देखिए, नए और एडवांस तरीके से अपग्रेड करके लिए आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर रूख का जो पर्यायवाची, पहली बात तो ये रूख होता क्या है सर, हमें ये बता दीजिए, हमको शायद नहीं समझ में आया, किसी के नहीं है। तो ये पेड़ को कहते हैं, यानी कि वृक्ष को कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब शायद आप उत्तर दे सकें, वृक्ष को कहते हैं, क्योंकि हमें वृक्ष अगर पूछा जाता तो हम उत्तर इसका बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पे विटप, यहाँ पर इसका बिल्कुल विटप यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका आप तरु भी लिख सकते हैं, तरु भी होता है इसका पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा,
तरु भी यहाँ पर इसका पर्यायवाची होता है। प्रसून आपको पता है यहाँ पर फूल को कहा जाता है, फूल को यहाँ पे प्रसून कहा जाता है, यहाँ पे कुसुम कहा जाता है, यहाँ पे कुसुम यहाँ पर, ठीक है। हैरब यहाँ पर पर्यायवाची एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हैरब जो पर्यायवाची है यहाँ पर, ठीक है। लंबोदर अर्थात यहाँ पर हमारे गणेश जी को यहाँ पर एक दंत यहाँ पर विघ्नहर्ता यहाँ पर इनको भी कहा जाता है हैरब, कहा जाता नहीं, इन्हीं को कहा जाता है हैरब। यहाँ पर हैरब का पर्यायवाची एक नया है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा इसको। ये गणेश का पर्यायवाची होता है यहाँ पर, ठीक है। पार्वती नंदन यहाँ पर कहा जाता है इनको, ठीक है। ये भी इनका पर्यायवाची है, आप नोट कर सकते हैं। पार्वती के जितने भी पर्यायवाची हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे भवानी यहाँ पर तो भवानी नंदन आप लिख सकते हैं उनके लिए। तो पार्वती जी के जितने भी यहाँ पे पार्वती के पर्यायवाची में आप नंदन लगा के गणेश जी का पर्यायवाची बना सकते हैं। तो हैरब यहाँ पर किसका पर्यायवाची है? गणेश का पर्यायवाची होता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर क्लास कैसी लगी है आप लोग ये बात कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। देखिए कमेंट करते हैं आप लोग, आपके कमेंट पढ़े जाते हैं, लाइक करे जाते हैं, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आगे की क्लास आपके लिए और कैसी बनाई जाए, ठीक है। तो कमेंट करने में हमें कोई चार्ज नहीं लगते, लाइक करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। इतनी मेहनत अगर आपके लिए पीडीएफ बनाया, कंटेंट आपके लिए सोच के बनाया जा रहा है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया जा रहा है कि ताकि हम कुछ भी वीडियो बनाने के लिए आपको बता दें। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मेहनत और एक्सपीरियंस को लेके यहाँ पर आपके लिए क्लास तैयार करी जा रही है। चलिए प्रतिकूल के यहाँ पर आपको विलोम बताना है। यहाँ पे बहुत इजी सा प्रश्न है, यहाँ पर प्रतिकूल का विलोम हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। प्रतिकूल यहाँ पर अनुकूल, प्रतिकूल, ठीक है। यहाँ पर तो हमको यह बताना है यहाँ पर कि प्रतिकूल का विलोम यहाँ पर क्या होता है? अनुकूल होता है यहाँ पर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका, ठीक है। अनुकूल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया, यहाँ पे ये सृष्टि, यहाँ पर सृष्टि का विलोम यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पे। चलिए जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर सृष्टि यहाँ पर विलोम पूछा गया यहाँ पर कि तो वृष्टि होगा, प्रलय होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए सृष्टि यहाँ पर विलोम क्या होगा यहाँ पर? तो इसका प्रलय विलोम होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विलोम ही पूछा गया यहाँ पर, बिल्कुल विलोम पूछा गया था आपसे। तो सृष्टि का विलोम यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका प्रलय, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहाँ पर आपको सी ऑप्शन यहाँ पर एक और दिख रहा है यहाँ पर वृष्टि, यहाँ पे देखिए वृष्टि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको इसका विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम इसका मैंने सामने ही यहाँ पर आपको लिख दिया है ताकि आपको याद रहे यहाँ पर। तो वृष्टि का विलोम यहाँ पर, ये दोनों विलोम याद कर लीजिएगा। सृष्टि का प्रलय हो गया यहाँ पर और वृष्टि का यहाँ पर आपसे पूछा गया तो समष्टि यहाँ पर इसका सही विलोम होगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी एक दूसरे के विलोम है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी आपके क्या है? विलोम है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ हम लोग। वीडियो को आप लोगों ने उम्मीद है लाइक कर दिया होगा यहाँ पर। चलिए आपसे अनेकार्थी शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर किसी भाई को अनेकार्थी शब्द नहीं पता है तो मैं उसको ये बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आप ही के नाम के अलग अलग मतलब है यहाँ पर, ठीक है। एक ही शब्द के बहुत सारे जो अनेक मतलब होते हैं उसको अनेकार्थी शब्द पूछा जाता है, अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। काल का शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर कि काल शब्द में आपको निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है यहाँ पर। अब आपको बताना है मृत्यु, अवसर, समय या इच्छा, इनमें से कौन सा काल का अनेकार्थी शब्द नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सारे प्रश्नों को मैंने कवर किया है पार्ट ए में यहाँ पर। सेक्शन ए जो हमारा हिंदी का है यहाँ पर, इसमें आपने देखा वर्णमाला में से क्वेश्चन लिए, शब्दावली से प्रश्न लिए मैंने आपसे, ठीक है। रस से लिए, छंद से लिए, अलंकार से लिए। सारे सेक्शन को मैं इस सेक्शन में पढ़ाऊंगा और इसके जो बचे हुए हैं सेक्शन हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं बी सेक्शन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ताकि आपको ये पता रहे आपने क्या पढ़ रखा है और किसके क्वेश्चन आप कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अनेकार्थी शब्द में यहाँ पर काल का यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे काल, यहाँ पर तेरा काल आ रहा है, काल यानी कि मृत्यु, मृत्यु आ रही है, ठीक है। समय खराब चल रहा है यानी कि काल समय खराब चल रहा है। इच्छा यहाँ पे अवसर, यहाँ पर समय से रिलेटेड यहाँ पर अवसर। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि डी ऑप्शन जो है वो काल का क्या है? अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। ये आपका मुहावरा पूछा गया, आपसे ध्यान रखिएगा। मुहावरे का प्रश्न आपके सामने पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। नोट करते चलिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिलेगी ही, आप लोग पढ़िएगा इसको। आदमी की परेशानी दिल का आईना है यहाँ पर, ठीक है। आदमी की परेशानी, मुहावरा पूछा गया आपसे, आदमी की परेशानी दिल का
आईना है यहाँ पर। अब आपको इस मुहावरे का उत्तर देना है यहाँ पर कि इस मुहावरे का उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। चलिए, तो आदमी की परेशानी दिल का आईना है यहाँ पर। तो पहला ही ऑप्शन जो हमको कह रहा है, मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय का भाव मालूम होता है। देखिए, हम इसको उत्तर मान सकते हैं, ए ऑप्शन। हम आगे चलते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन पे, मनुष्य के माथे पर उसके दिल की परछाई, ये बिल्कुल गलत है। मनुष्य के माथे पे दिल के देखने का आईना, ये भी गलत है। पहला ही ऑप्शन ज्यादा सुटेबल लग रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर, ठीक है। मनुष्य का चेहरा, किसी का भी चेहरा यहाँ पर देखने से उसके हृदय का भाव हमको मालूम हो जाता है। तो यहाँ पे आदमी की परेशानी दिल का आईना है यहाँ पर। इसका मुहावरे का उत्तर आपको दे दिया है। एक बहुत ही बढ़िया उत्तर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपको वर्तनी के तौर से ये प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी नॉर्मली तो आपको ये पता ही होगा। आपसे पूछा है यहाँ पे, देखिए कनिष्ठिका, यहाँ पे कनिष्ठिका उंगली की बारे में बात कर रहा है और मध्यमा यहाँ पे, ठीक है। कनिष्ठिका और मध्यमा यहाँ पर आपकी उंगली पूछी गई है यहाँ पर। उनके बीच की उंगली का आपको बताना है, बीच की उंगली को कहते हैं यहाँ पर, तो क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, नाम से तो आपको समझ में आ गया है कि ये अनामिका की बात कर रहा है यहाँ पर। अनामिका यानी कि जो हमारी छोटी उंगली होती है, उसके बाजू की जो लेफ्ट वाली जो उंगली होती है, ठीक है, उसको हम लोग अनामिका कहते हैं। जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, रिंग फिंगर यानी कि शादी की अंगूठी पहनते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसकी हो गई होगी उसको याद पता होगा। तो अनामिका यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे अनामिका का वर्तनी पता करनी है, तब आप उत्तर दे पाएंगे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है अनामिका यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे विश्वकर्मा जी, यहाँ पर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। अनामिका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। मात्राओं का विशेषकर ध्यान रखिएगा, वर्तनी में आपसे सीधा पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव यहां पर आपसे पूछा गया। यहाँ पे देखिए, तद्भव आपसे पूछा गया यहाँ पर। तद्भव में दा आपका आधा रहता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तद्भव तत्सम में ध्यान रखिएगा। तत्सम में आपको एक ट्रिक बताता हूं, चलिए ट्रिक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ट्रिक बताता हूं। तत्सम तद्भव की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आप माध्यम से आप याद रख सकिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर जो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं उसमें आप ध्यान रखिएगा। चंद्र बिंदु के बारे में मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, ठीक है, इससे आप पता लगा लेंगे। चंद्र बिंदु की ट्रिक ये होती है कि अगर मैं आपको तत्सम की बात करूं यहां पर, तत्सम यानी कि होता है कि संस्कृत के जो वर्ड है हमारे, वो हिंदी में जैसे कि तैसे ले लिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, वो तत्सम होते हैं आपके। और तद्भव यहाँ पर ये क्या होते हैं यहाँ पर, उसमें थोड़ा सा भाव इधर उधर करके, भाव प्रयोग करके, उसमें उसको चेंज करके थोड़ा सा उसको यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी के अंदर वो तद्भव शब्द होते हैं यहाँ पर। अगर हमारे चंद्र बिंदु की हम अगर बात करें यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा हिंदी के अंदर यानी तद्भव शब्दों के अंदर हमें चंद्र बिंदु देखने को मिलता है, यानी कि हिंदी शब्दों के अंदर हमें चंद्र बिंदु देखने को मिलता है, ठीक है। तो सर संस्कृत में क्या देखने को मिलता है, संस्कृत में आपको बिंदु देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। संस्कृत के जितने शब्द होंगे आपको बिंदु देखने को मिलेगा, और हिंदी के जो शब्द होंगे यहाँ उसमें आपको चंद्र बिंदु या मात्रा, ये ऐसी आपको मात्रा चंद्रमा ऐसे वाली अर्धचंद्र इसको हम कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो तत्सम शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और जैसे के तैसे ले लिए गए। तो यहाँ पर आप देख लिए, नहीं हमसे पूछा गया था, हम लोग उत्तर दे सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि जिसमें बिंदु लगी रहती है, ठीक है, वो हमारा संस्कृत का शब्द होता है। संस्कृत के शब्द से हमें समझ में आ गया कि ये हमारा तत्सम शब्द है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो वैसे का जैसे का तैसा ही ले लिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पे संयम, यहाँ पर जो लिखा गया यहाँ पे संयम, तो वो हमारा एक संस्कृत शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग करा गया रहा है, इसको हम तत्सम कहते हैं। बाकी आपके यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, पाव लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है यहाँ पर, ठीक है। इससे एक ट्रिक आपको मिल गई है एक शब्द पहचानने की, ऐसे आपको और भी मिलेगी ताकि आप तत्सम और तद्भव पहचान सके। चलिए, निम्नलिखित में से आपको शब्द बताना है, एकल शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है, इसका रूप बताना है तद्भव। एकल शब्द आपका तद्भव होता है, ध्यान रखिएगा, एकल यहाँ पर। अब इसका एकल तद्भव का रूप क्या होता है यहाँ पर, अकल होता है, अकेले अकील होता है, अकेला होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो एकल यहाँ पर
क्या होता है, अकेले का सेंस होता है, यहाँ पर रूप होता है, तो अकेला यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 24 का मैंने उत्तर बता दिया है, बी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, 25 का यहाँ पर उत्तर आपका सी होगा। यहाँ पे अकेले का यहाँ पर एकल शब्द का जो रूप है यहाँ पर तद्भव रूप है वो क्या होता है, यहाँ पे अकेला यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एमपीजीके की क्लास नहीं देखी है तो जाके आप लोग देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्लास, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे अभी दोबारा शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू।